हमारी जो एक्सरसाइज थी वो विविध प्रश्नावली तक पूरी हो गई थी। ठीक है, आज ये चैप्टर 3.1 है, जिसका नाम है आव्यूह। ठीक है, इसमें कई पॉइंट में है 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.4 इस तरह से। तो आज से शायद एक प्रश्नावली आपको डेली करवाई जाएगी, क्योंकि कोर्स ज़्यादा है और कोर्स पूरा भी करना है अगस्त तक। ठीक है, तो आज एक ही प्रश्नावली, इसमें पूरी प्रश्नावली इसमें ऐड है। तो चलिए इस प्रश्नावली को पढ़ लेते हैं कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह वैसे सरल भी है, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे समझ में भी आ जाएगा। कुछ परिभाषाएं हैं इसमें जो हम सेकेंड प्रश्नावली में, इसमें तो हमने नहीं ली है। सेकेंड जो आपकी 3.2 होगी उसमें उन परिभाषाओं को यूज होगा और उन परिभाषाओं को उसी में आपको दे देंगे। मतलब एक तरह से सूत्र मान लीजिए या परिभाषा ही है। ठीक है, तो वो आपको सेकेंड उसमें दे दी जाएंगी। ठीक है, चैप्टर पहले हम 3.1 का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें हमने सूत्र नहीं लिए हैं क्योंकि सूत्र है भी नहीं, वही परिभाषा है जो आपको 3.2 में करवा दी जाएंगी। ठीक है, चलिए 3.1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जरा देख लीजिए 3.2 का। और आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 है हमारी, और क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है आव्यूह, और ये आव्यूह का जो ये ब्रैकेट बना हुआ है, बड़ा कोष्ठक का चिन्ह लगा हुआ है, इसे ही आव्यूह बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आव्यूह। ठीक है, जो ब्रैकेट है हमारा, ये जो लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, इसे ही हम लोग आव्यूह बोलते हैं। आव्यूह के अंदर जरा देख लीजिए, इस तरह से जो ये बने हुए हैं, इसको सीरीज बनी होती है, इसको पहले वाले को A1 बोलते हैं, फिर A12, फिर क्या होता है A13, फिर क्या होता है A14। इस तरह से पहली लाइन को बोलेंगे। दूसरी लाइन की अगर बात करेंगे तो A21, A22, A23, A24 इस तरह से। तीसरी लाइन की अगर बात करें यहीं पे तो A31, A32, A33, A34 इस तरह से ये पूरा आव्यूह होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ये तो इसको इस तरह से हम मानते हैं। ठीक है, आपको बता दिया गया कि अगर इसमें चाहे जितनी सीरीज है, इसमें 4 है तो A4 तक 5 होता तो A5 तक चला जाता। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? A1 से। इसमें स्टार्ट किससे करते हैं? A21 से। इसमें स्टार्ट किससे करते हैं? तो A31 से। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज बन जाती है। अब देखिए सवाल पे आते हैं। इस तरह से हमको पूरा सवाल दे दिया गया, हमसे पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे पहले वाले में बताना है आव्यूह की कोटि कितनी है। ठीक है, दूसरे वाले में पूछा गया है कि जो अवयवों की संख्या है, वो अवयवों की संख्या मतलब कितने इसमें अवयव हैं। ठीक है, तत्व कितने हैं, अवयव कितने हैं। ठीक है, तीसरे में पूछा है कि आव्यूह A13, A21, A33, A24 और A323 की वैल्यू बताइए। तो हमने अभी आपको बताया यहाँ पे कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें स्मॉल में लिखा हो तो स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे स्मॉल में लिखो और चाहे क्या करते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं। इस तरह से आपको बताया था A14 इस तरह से। तो वही यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले हम कोट की बात कर लेते हैं, कोट कितनी है। ठीक है, तो देखिए कोटि, अगर आपको सबसे पहले हम बता दें कि रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं, तो देख लीजिए भाई। सबसे पहले देखिए, ये जो इस तरह से होते हैं, अगर हम इस तरह से ऊपर से काउंटिंग करेंगे, ये हमारी होगी A11, ये होगी A21, ये होगी हमारी A31। अगर इस तरह से काउंटिंग करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसको स्तंभ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्तंभ। और इंग्लिश में अगर इसी को बोलेंगे तो कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। मतलब ये जो इस तरह से ऊपर से नीचे आएंगे ये तत्व, जो इन सब को हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, तो इसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं। हिंदी में स्तंभ और इंग्लिश में कॉलम। अब अगर हम बात कर लें रो की, पंक्ति की, तो देखिए पंक्ति क्या होती है? जब ये सीरियल से इस तरह से जाएगा, A11, A12, A13, A14 इस तरह से जाएगा, सीरियल से जा रहा है, तो इसे बोलते हैं पंक्ति। ये जो है ये सब हमारी क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं, पंक्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, ROW। ठीक है, पंक्तियों को हम लोग बोलते हैं रो, और अगर स्तंभ की बात करें तो इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ये होती है रो और
कॉलम, ठीक है। तो रो और कॉलम में संख्या देखी जाती है। अब देख लीजिए यहाँ पे उसी से कोट पता होती है। तो देखिए पंक्तियों की संख्या क्या है। पंक्ति की अगर बात करेंगे तो इस तरह से करेंगे, तो एक पंक्ति, यहाँ पे बात करेंगे दो पंक्ति, यहाँ पे बात करेंगे तीन पंक्ति। मतलब रो की अगर बात करेंगे, पंक्ति मीन रो, तो रो की बात करेंगे तो रो यहाँ पे कितनी है, तीन है। कितनी है, तीन, ठीक है। अगर यहीं पे कॉलम की बात करते हैं तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। कॉलम की बात करते हैं तो चार हैं, और हमारे पर पंक्ति की बात करते हैं तो कितनी है, तीन है। तो पहले रो को लिखा जाता है, तो हम इसको लिखेंगे 3 गुणते 4, और यही हमारी कोटि कहलाती है। यही हमारी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो कोटि अगर हमसे पूछेगा तो हम रो को सबसे पहले लिखेंगे और इनटू में कॉलम कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारी पंक्ति है, कोटि है, ठीक है। तो कोट के बारे में अभी की अगर कोट पूछेगा तो हमें पता है कि यहाँ पे जो पंक्तियों की संख्या है वो 3 है और स्तंभ की संख्या है 4 है, इसलिए जो अवयव की कोटि होगी वो 3 गुणते 4 होगी। अब देखिए यहीं पे पूछा है दूसरे में कि अवयवों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हमें पता है कि कोटि होती है 3 गुणते 4, और जब हम इसी का गुणा कर दे 3 चौको 12, तो टोटल अवयव कितने हैं, 12 हो गए। अगर हम गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए टोटल अवयव कितने हैं, तो टोटल अवयव हमारे पास 12 हैं। और यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, अगर 3 का गुणा हम 4 में करते हैं तो भी अवयव कितने होते हैं, 12। तो अवयव इस तरह से निकाले जाते हैं। तो आपको कोड भी पता चल गया, कोड कैसे निकाली जाती है, अवयव कैसे निकाले जाते हैं। तो अवयवों की संख्या अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है कि A13, A21, A33, A24, A23 की वैल्यू बताइए। हमने बोला था कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, A11, A12, A13, A14, फिर इसको A21, A22, A23, A24 इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं A31, A32, A33, A34, इस तरह से बोला था, ठीक है बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे सबसे पहले A13 की बात की है, तो अगर हम A13 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो A13 बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 19, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करें A21 की, तो A21 की बात देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35। यहीं पे अगर बात करेंगे A33 की, तो A33 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, -5, तो कितना हो जाएगा, -5। यहीं पे अगर बात करेंगे A24 की, तो A24 बराबर देखते हैं, A24 कहाँ है, ये है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, 12, तो 12 आ गया, आ जाएगा। अगर यहीं पे बात करते हैं A23 की, तो A23 की बात करें तो A23 को देखते हैं, तो A23 यहाँ पे कितना लिखा है, तो 5/2, यही है A23, 5/2। तो इस तरह सबकी वैल्यू निकल आई, ठीक है। इस तरह से आपको तुलना करवा के सबकी वैल्यू निकाल लेनी। अब देख लिए नीचे, देखिए लिखा भी है, ये देख लिए तीसरा नंबर लिखा हुआ है, जो वही ऊपर आपको बताया वही है। ये देखिए यहाँ पे इसकी तुलना करवा लीजिए, समान अवयव के संगत अवयवों की तुलना करने पर। जब तुलना करवाई तो A13 बराबर इतना, A21 बराबर इतना, A3 जो आपको ऊपर बताया, A24 बराबर, A23 बराबर इतना आ जाएगा, सबको आ जाएगा, कठिन नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली एकदम सरल है, सबको समझ में अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं। आपको बुक भी नहीं लेनी है क्योंकि क्वेश्चन हम यहीं पे आपको कर देते हैं, क्वेश्चन सहित लिखा होता है यहाँ पे। तो चलिए आपको बुक भी नहीं लेने की जरूरत है, इसी में आपको करना है। अब देखिए इस सवाल पे आते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन। चलिए देख लीजिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, मतलब अगर आपको बात कही गई है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव टोटल हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, मतलब 24 किस प्रकार से आएगा, कितने कितने का गुणा करवा दें कि 24 आ जाए, ठीक है। तो पूछा गया है कि इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां कितनी होगी। सबसे पहले पूछा है कि अगर 24 अवयव हो तो हमको कोटियां बताइए, और फिर दूसरा 2 क्वेश्चन इसमें शामिल है,
दूसरा पूछा है कि अगर 13 अवयव हो तो कोटियां बताइए। तो सबसे पहले 24 की अगर बात करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास 24 है, हमने 24 को ले लिया। हमें 24 किसका किसका मल्टीप्लाई करवाने से आएगा ये हम देख रहे हैं। तो पहले हम 6 को ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं 4 को। 6 चौको 24 आ रहा है, 24 आ जाएगा। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, लिख दें 4 गुणते 6, ठीक है, तो भी हमारा कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 आ रहा है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ रहा। फिर अगर यहीं पे लिखना चाहें तो 2 गुणते 12, ठीक है, 2 को पहले करते हैं, 12 की बात करें तो भी 24 आ जाएगा। अगर यहीं पे बात करेंगे तो 1 गुणते 24 तो भी 24 आ जाएगा। अगर यहीं बात करेंगे 8 तिरका 24 तो 8 तिरका 24। यहीं पे अगर बात करते हैं हम तीसरी को लिख दे उल्टा के 3 गुणते 8 तो भी 24 आ जाएगा। यहीं पे अगर बात करेंगे 24 गुण 24 1 गुणते 24 की, तो अगर हम इसको लिखते हैं 24 गुणते 1 तो भी 24 आ जाएगा। मतलब संभव कोटियां क्या हो सकती है, हमने कहा था पहला वाला जो मान होता है वो रो का पंक्ति का मान होता है, दूसरा वाला होता है वो कॉलम का मान होता है। ठीक है, तो मतलब कि रो को पलट दें, कॉलम को इधर कर दें, मतलब इस तरह से उसने प्रकार पूछे कितने प्रकार हो सकते हैं जिसमें 24 अवयव प्राप्त हो। आपको दिख रहे हैं कितने सारे प्रकार हैं। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यदि यम गुणते यन कोटि का कोई अवयव हो तो इसमें अवयवों की संख्या यमयन होती है। अतः 24 अवयवों के अवयव निम्नलिखित कोटियों में हो सकते हैं। पहले देख लीजिए, 1 गुणते 24 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसी को 24 गुणते 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पलटा के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 गुणते 12 भी लिख सकते हैं, 12 गुणते 2 भी लिख सकते हैं, 3 गुणते 8 भी लिख सकते हैं, 8 गुणते 3 भी लिख सकते हैं, 4 गुणते 6 भी लिख सकते हैं और 6 गुणते 4 भी लिख सकते हैं। सबका गुणा करवाने पे 24 आ रहा है। अब गिन लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से जो कोटियां हो जाएंगी 8 संभव कोटियां बन जाएंगी। कितनी कोटियां बन जाएंगी, 8 संभव कोटियां, ये हमारी कोटियां हो गई, ठीक है। तो वो आपको लिख दीजिए। अब ये तो पहला सवाल की बात हो गई। दूसरे में पूछा 13 अवयव हो, तो देखिए 13 गुणा कितना होता है, या तो हम 13 गुणते 1 करवा दें तो 13 होता है, या तो 1 गुणते 13 करवा दें तो 13 होता है। तो इसकी 2 ही संभव कोटियां बनेंगी। तो वो देखिए नीचे लिखा है, इसी प्रकार एक अवयव जिसमें कुल अवयव 13 हो तो कोटि 1 गुणते 13 हो जाएगी, या तो 13 गुणते 1 हो जाएंगी। तो निकालना ये तो सरल है ना, सभी को आ जाएगा ये कोटियां निकालना, एकदम सरल है, सभी को आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोटियां निकालनी है। अब यहीं पे अगर बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के, सेम क्वेश्चन है, जरा इसे पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां ज्ञात कीजिए, पहला सवाल। दूसरे में बोला है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, तो 5 गुणते 1 गुणते 5। अगर 18 की बात करें 6 गुणते 3 3 गुणते 6, ठीक है, और फिर 18 की और बात करें 9 दूनी 18 2 गुणते 9, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको लिखना है, इसी तरह से 18 गुणते 1 और 1 गुणते 18। तो ये सवाल सेम इसी के तरीके करना है, इसलिए आपको करके नहीं दिखाया गया, ये आपको करना है, ठीक है। बिल्कुल सरल है, इसी की तरह करना है, आपको ये करना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पूरा 4 क्या कह रहा है, इसे देख लीजिए। चलिए छोटा कर लेते हैं थोड़ा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 2 गुणते 2 गुणते का मतलब कि रो भी 2 है, मतलब पंक्तियां भी 2 हैं, और यहाँ पे कॉलम जो है वो भी 2 है, मतलब स्तंभ भी 2 है, हिंदी में बोले तो रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, ठीक है। इस तरह का कोई अवयव है, आपको लेना है अपने मन से उसको, ठीक है। यहाँ पे केवल ये बता दिया गया कि 2 गुणते 2 का है, ठीक है, मतलब कि 2 उसमें रो भी हैं, 2 उसमें कॉलम भी हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बात कीजिए, तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, ये आपको दे दिया गया है, ठीक है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के प्रदत्त हैं। अब देखिए ए आई जी बराबर आपको दे दिया गया है, इसका जो मान है इस तरह से दे दिया कि ए आई जी बराबर पहला नंबर ये इसका मान निकालना है, दूसरे में इसका मान निकालना है, तीसरे में इसकी मान निकालना है, और इससे जो वर्ग आंसर आए वर्ग समूह का वो निकालना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अवयव की जो कोटि है हमें पता है, हमें बता दी गई है कितने की है, 2 गुणते
2 की है, मतलब 2 उसमें पंक्तियां भी होंगी, 2 उसमें स्तंभ भी होंगे। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो हम मान लेते हैं 2 रो 2 कॉलम होगी। और स्टार्ट कहाँ से होता है, A11 से स्टार्ट होता है, लिख लिया हमने, लिख लिया। अतः A बराबर A11 A12, फिर नीचे A21 A22, क्योंकि वहां पे कहा है कि 2 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। तो देखिए 2 कॉलम है और 2 रो भी है 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख दिया, ये मानो तो लिखिए, 9 लिख लिया, 2 गुणते 2 लिखा हुआ है, इसे लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने मान लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू दी है, फर्स्ट नंबर की बात करें, फर्स्ट नंबर में वैल्यू दी है जहाँ AIG बराबर हमको दिया है I+J का होल स्क्वायर बटे 2, ये हमको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है सबकी। तो देखिए यहाँ लिखा है ए कैपिटल ए बराबर क्या है, AIJ कैपिटल ए बराबर क्या है, AIJ। अगर यहाँ कैपिटल ए बराबर बात करते हैं तो इतना पूरा मान है, मतलब IJ की जगह में ये वैल्यू हमको रखनी है। समझ में आया, IJ की जगह में, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब कि AIJ की जगह में आपको ये वैल्यू रखनी है। A11 पहले रखना है, फिर A12 रखना है, फिर A21 रखना है, फिर A22 रखना है, और वहीं से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर इस उठाकर उसे इसमें रख देना है, ठीक है। तो चलिए पहले चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि A11 को ज्ञात करने के लिए, अब जब हम सबसे पहले A11 ज्ञात करेंगे तो I बराबर कितना रखेंगे, 1, क्योंकि 1 है। और देखिए J बराबर कितना रखें, J बराबर भी 1 है, तो हम रख देते हैं I बराबर 1, J बराबर 1 रखने पर, किस में रखने पर, इस समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो इस समीकरण में हम I बराबर 1 रख देंगे और J बराबर 1 रख देंगे। तो आ जाएगा A11 बराबर 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए ये लिखा हुआ है A11, क्योंकि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा 4 बटे 2, 2 का भाग 4 में दिया, कितना आ गया 2। तो पहला आंसर कितना निकला 2। अब इसी प्रकार से हमें सब में करना है, हम बार बार लिखेंगे नहीं। दूसरे स्टेप में A12 तो मतलब I बराबर कितना रखेंगे 1 और J बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण जो हमारा दिया हुआ है रखने पर, वहां पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर किया कितना आ गया 9, ठीक है। और यहाँ पे बटे में 2 तो 9 बटे 2, ये इस तरह से आ गया इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर A21 की बात करते हैं तो A21 मतलब I बराबर 2 और J बराबर 1, ये रख दिया गया उसी समीकरण में उठा के रखने पर, और यहाँ पे बटे 2, यहाँ पे भी आ गया 9 बटे 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर किया 9। यहाँ अगर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे I बराबर 2 और J बराबर 2, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, 2 2 जोड़ दिया, 4 का स्क्वायर करेंगे बटे 2, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 बटे 2 भाग देंगे कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। अब देखिए चारों की वैल्यू हमको पता हो गई। अभी वो हमारा हमने माना था, बस उसी में उठाकर मान रख देंगे। तो लिख देना मान रखने पर, मान रख दिया। देखिए A11 की जगह में 2, यहाँ पे 9 बटे 2, यहाँ पे 9 बटे 2, यहाँ पे 8। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो गया, आव्यू हो गया, वो हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो इसी तरह से सेकेंड नंबर इसका करना है, सेकेंड नंबर अब ये वाला इसका इसी तरह से करना है, इसका इसी तरह से ये भी करना है। मतलब पहले आपको A1 निकालना है तो I की जगह में 1 और J की जगह में 1, और यहाँ पे I की जगह में 1, J की जगह में 2, यहाँ पे I की जगह में 2 और J की जगह में 1, यहाँ पे 1 I की जगह में 2 और J की जगह में 2। पहले इस स्टेप पे करना है, दूसरा निकल आएगा, इसमें करना है, तीसरा निकल आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखिए दूसरा, देखिए दूसरे में भी सेम यही किया गया। ये आप व्यू हमारा, ये जहाँ AIG बराबर इतना दिया है, तो देखिए A11 निकाला तो 1 आ गया, A12 निकाला 1/2 आ जाएगा, ठीक है। A21 निकालेंगे तो I की जगह में 2 रखेंगे, J की जगह में 1 रखा, 2 आ गया, ठीक है। A22 की बात करते हैं, यहाँ 2 बटे 2 ही है, रख दिया। I का मान 2 है और J का मान 2 है, लिख दिया, कितना आ गया 1। अब इन सबको उठा के हमने इसमें मान रख दिया, तो लिख देंगे मान रखने पर, मान रखने पर, आव्यू में मान रखने पर
लिख लेना अवयव में मान रखने पर, ठीक है। मान रख देंगे तो ये हमारा इस तरह से अवयव बन गया 1/2 2 1, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल सरल है सवाल। इसी तरह तीसरे की बात कर लीजिए। तीसरे में अब ये दिए हुए हैं, मतलब इतने में हमको आई का मान रखना है। तो पहले a1 निकाल लीजिए, 1 बराबर 1, फिर a12 निकाल लीजिए, फिर a21, फिर a22। देख लीजिए यहाँ पे निकाला गया है, घटाया मतलब जोड़ दिया गया, स्क्वायर किया गया, आंसर आ गया। अब देखिए तो अवयव की बात करें तो लिख देंगे यहाँ पे भी अवयव में a11 a12 a21 a22 का मान रखने पर। जब मान रख देंगे तो आ जाएगा हमारा 9/2 25/2 8 8, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या आंसर। तो इस तरह से जो हमारा सवाल नंबर 2 होता है वो इंड होता है और बिल्कुल सरल भी है, सबको आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जो 4 था ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 है सेम, लेकिन बस अंतर क्या है, यहाँ पे जो हमको अवयव दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3/4 का। मतलब 3 यहाँ पे रो होंगी और जो कॉलम होंगे वो कितने होंगे, 4, ठीक है। इस तरह से बस करना सेम उसी तरीके पिछले वाले सवाल की तरह। तो देख लीजिए अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे समीकरण हमको 2 दिए गए हैं, एक तो इस तरह वाला दे दिए गए, ये दो निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 3/4 की बात की, हमको पता है कि अगर 3/4 की बात कर दे मतलब 4 कॉलम और 3 रो, तो हम मान लेंगे। तो हमने मान लिया अवयव 3/4 कोटि का है, अतः अभिष्ट अवयव क्या होगा, a बराबर a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24, इधर a31 ये अपने मन से माना जाता है, a32 a33 a234 मान लिया। अब देख लिया जहाँ इतना रखा है, मतलब सबसे पहले i बराबर हम a1 रखेंगे, j बराबर 1 रखेंगे, फिर दूसरे स्टेप पर a12 निकाल लेंगे, फिर a13 लगा दें, इसी में सब मान रखने हैं उठा के, ठीक है। फिर a14 निकालेंगे, a21 निकालेंगे, a22 a23 a24 a31 a232 और a33 a34। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सरल है, करने में बिल्कुल सरल रहेगा, ठीक है। चलिए सबको ज्ञात कर लेते हैं, सबको मान उठा के रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि आई और जे के स्थान पर मान रखने पर अवयव ए के सभी अवयवों को इस प्रकार ज्ञात करते हैं। चलिए देख लीजिए, देखिए मान रख दिया हमने। तो a11 जब निकाला तो 1 आ गया, a12 निकाला 1/2, a13 निकाला 0 निकला, a14 निकाला 1/2। अभी ये सब आपको हल करके देखना है क्योंकि उधर बता चुके हैं। a21 तो 5/2, a22 तो यहाँ पे 2, a23 यहाँ पे 3/2, a24 तो यहाँ 1, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आ गई हमको। अब ये सारी वैल्यू उठा के हमें अवयव में रख देनी है, ठीक है। अब देखिए a31 a32 a33 ये 3 ये 4 ये 7/2 ये 5, इस तरह से निकल आया। बस यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, अवयव में, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है। अवयव में जब मान रखना तो यहाँ 1 आ गया, 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2, इस तरह से वैल्यू आ गई। बस यही हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरह से था इसलिए हमने पूरा नहीं करके बताया, ठीक है, 4 की तरह था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए, पर सरल है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण से x, y और z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप सबको इस तरह से दिखा रहा है, आपको सबको तुलना सबसे पहले करवा देनी है। जिसमें समीकरण बनेगा उसमें समीकरण हल किया जाएगा, जिसमें समीकरण नहीं है डायरेक्ट निकल रहा मान वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। ये 3 सवाल हमारे पास हैं। यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं थ्योरी की। तो क्या लिखा हुआ है, यदि 2 अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। अर्थात जब AIG बराबर BIJ हो या AIJ बराबर BIG, चाहे इसको इस तरह से लिख दें या इस तरह से, इसलिए x y z का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम ज्ञात अवयव के संगत अवयवों को बराबर करेंगे, मतलब उनकी तुलना करवाएंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल ही है, पहले सवाल में देख लीजिए डायरेक्ट ही निकल आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे हमारा x की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू निकल आएगी और z की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे अवयव बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। अगर अवयव बराबर है दोनों तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सूत्र होता है।
तो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाए। y की बात करते हैं, y बराबर कितना होगा, 4 होगा। और z बराबर कितना होगा, तो z बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सीधे हमने लिख दिया संगत अवयवों की तुलना करने पर y बराबर 4, z बराबर 3, x बराबर 1। अगर सीरियल से लिख दिया तो सीरियल से लिख दिया, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर था वो कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड वाले सवाल की बात करने तो यहाँ पे समीकरण बनेंगे, हमें हल करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है सवाल, तब हमारे x और y z के वैल्यू निकलेगी। चलिए सेकेंड वाले को देख लेते हैं। देख लीजिए सेकेंड नंबर, देखिए सेकेंड नंबर क्या लिखा हुआ है। देखिए सेकेंड नंबर यहाँ पे हमारा इस तरह से दिया है, x प्लस वाई, 5 प्लस जेड, 2 और एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। तो हमने लिख दिया अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा, 5 प्लस जेड बराबर 5 आ जाएगा और एक्स वाई बराबर 8 आ जाएगा। ये 3 समीकरण बन जाएंगे। हमने बना लिया तीनों समीकरण, देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे बना लिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों समीकरण हमने बना लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों समीकरण बना लिए। उसके बाद अब करना क्या है, अब हम इन तीनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो इन तीनों को हल करने के लिए हम कुछ करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको समीकरण 2 से जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। लिख देंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे, ये लिखा है, मिनट, ये देखिए ये लिखा है समीकरण 2 से जेड बराबर कितना आ रहा है, 0। कैसे जेड बराबर 0 आएगा समीकरण 2 से, क्योंकि ये लिखा है 5 प्लस जेड बराबर 5 के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर लेंगे तो जेड बराबर 5 माइनस 5, क्योंकि ये माइनस में चला जाएगा तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो पूरा हल करके नहीं बताया गया, सीधे सीधे लिख दिया गया है कि जेड बराबर हमारा कितना आ गया, 0। ये समीकरण 2 से। अगर समीकरण फर्स्ट से इसी तरह से निकालते हैं तो समीकरण फर्स्ट से यही प्रोसेस करेंगे। तो देखिए y को यहीं पे रखा, हमने लिख दिया पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो y यहीं पे रखा और x को उधर भेज दिया, मतलब y बराबर कितना आ गया, 6 माइनस x। इसको हमने समीकरण कौन सा बना लिया, समीकरण बना लिया 4। कौन सा बना लिया, समीकरण नंबर 4। अब देख लीजिए y की अगर वैल्यू बात करें तो y का मान समीकरण 3 में उठा के रख देते हैं। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, तो x y बराबर 8 है, तो लिख देंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये जो y की वैल्यू अभी हमने निकाली उसका मान हम समीकरण 3 में उठा के रख देते हैं। देखिए समीकरण 3 में जब उठा के रखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा x 6 माइनस एक्स बराबर 8। इसका मल्टीप्लीकेशन करवा दें, मतलब गुणा करवा देंगे, अंदर करवाएंगे तो बन जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर। इसे सीरियल से लिख दिया गया है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। सबसे पहले 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने के, 8 के। तो हम इसे लिख दिया हमने पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे तो देखिए पक्षांतर करेंगे, ये और ये दोनों उधर उठ के उधर चले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 6x माइनस में हो जाएगा और ये प्लस ही में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब गुणनखंड सबको आते ही हैं, सबको आते हैं कि गुणन करना होता है 4 2 6 और 4 दूनी 8। तो देखिए गुणनखंड हो गया x माइनस 2 x माइनस 4, x बराबर 2 आ गया हमारा और x बराबर 4 आ गया। अब x की वैल्यू 2 निकली हमारे पास, या तो एक बार 2 निकली एक बार 4, तो x की वैल्यू हम सब जगह उठा के रख लेते हैं, 2 भी रखेंगे 4 भी रख लेते हैं। तो लिख दिया जब x बराबर 2 समीकरण 4 में रख देंगे तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। जब x बराबर हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब x बराबर, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे कि x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0, या ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू निकल नहीं, अथवा हम लिख सकते हैं x बराबर 4 भी हो सकता है, y बराबर 2 और z की वैल्यू 0। इस तरह से ये दो वैल्यू एक्स वाई की निकल रही है, तो हमने दोनों को रख दिया। तो ये भी सही होगा आपका और ये भी सही होगा, दोनों ही मान आपके सही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण हल करना था, एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो इस तरह से निकल आई हमारी। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण मतलब सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3, एक मिनट, चलते हैं। सवाल नंबर 3 कहाँ है, ये देखिए सवाल नंबर 3 इसी तरह से। सवाल नंबर 3 यहाँ करके नहीं दिखाया गया क्योंकि यहीं पे ये 2 सवाल करके दिखा दिए गए। सवाल नंबर 3 तो बिल्कुल सरल है, ये तो सभी को आ जाएगा। सबसे पहले करेंगे सवाल नंबर 3 पे क्या करेंगे, सभी को पता है, आ जाएगा।
करेंगे क्या, तो चलिए देख लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू उठा के हम समीकरण यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे इस तरह से, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। यहाँ पे बात करेंगे तो x प्लस जेड बराबर 5, और यहीं पे अगर बात कर देते हैं तो y प्लस जेड बराबर 7 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकेंड, ये समीकरण नंबर थर्ड। समीकरण 2 से उठा के हम अगर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो y बराबर, यहाँ x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 रख देंगे तो लिख देंगे +5 बराबर 9 के। तो y बराबर आसानी से हमारा निकल आएगा, कितना निकलेगा, 4 निकल आएगा। इसी तरह से y जेड की वैल्यू अगर ऊपर उठा के रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू भी निकल आएगी, y की वैल्यू भी निकल आएगी। अब दोनों x के y की वैल्यू हम उठा के रख देंगे फिर से समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, या किसी में रख दें, इसमें सेकेंड में रख दें x की वैल्यू केवल, तो z की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से ये सरल था, इसलिए इसे नहीं करवाया गया, ठीक है। ये आपको हल कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें वैल्यू निकल आएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करवा दिया गया है, चलो देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़ लीजिए। समीकरण इस तरह से इतना दिया है, इतने के बराबर दिखाया गया, हमसे वैल्यू पूछिए ABCD के मान ज्ञात कीजिए। लिखा भी है यदि 2 अवयव बराबर हैं तथा उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं तो इसलिए A, B तथा C का मान निकालने के लिए अवयवों को बराबर कर समीकरण परिष्कृत कर उसको हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने वैल्यू रख दी, यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा सा लिखा नहीं है, शायद 13 ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले ये लिख दिया। अब इनके संगत अवयवों की तुलना करवाई तो a माइनस बी बराबर कितना आ रहा, -1। 2a माइनस बी बराबर 0 आ रहा। आगे चलते हैं। 2a प्लस सी बराबर 5 और 3c प्लस डी बराबर 13। ये समीकरण हमारे 4 बन गए। अब इन समीकरणों को हमको हल करना होगा। हल करेंगे तो हमारी a, b और c और d की वैल्यू निकल आएगी। चलिए हल कर लेते हैं इनको। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दिया गया। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। जब घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस बी, इस तरह से घटा देंगे तो घटाने पे a और ये अंदर वाला चिन्ह कायम बदल जाएगा, प्लस में बराबर कितना का हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 0 और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a बराबर हमारा कितना निकल आएगा, 1 निकल आएगा। तो इसलिए a बराबर तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। a बराबर जब 1 आ गया तो यहाँ से हम b की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। लिख देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान आराम से रख देंगे समीकरण 1 में तो आ जाएगा 1 माइनस बी बराबर -1 के। जब यहाँ बात करते हैं तो आ जाएगा -b बराबर -1 मतलब -2, तो -b बराबर -2 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए v की वैल्यू भी निकल आई, कोई दिक्कत नहीं, b की वैल्यू भी निकल आई, a की भी वैल्यू निकल आई। अब देखिए a और b की निकल, c की भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, निकल आएगी, क्योंकि a की वैल्यू पता है तो हम लिख देंगे। समीकरण 3 हमें दिखाई पड़ रहा है, जरा देख लीजिए समीकरण 3 को। समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब 3 का मान रखेंगे तो देख लीजिए समीकरण ये है हमारा 3, यहाँ पे a का मान रख दो, 2 गुणित 1 प्लस c बराबर 5 के। तो c बराबर अगर बात करेंगे तो 5, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं, c की वैल्यू निकल आई, c की जब वैल्यू निकल आई तो यहाँ पे समीकरण कितने में, 4 में उठा के लिख देंगे। लिख दें समीकरण 4 में c का मान रखने पर, जब c का मान उठा के रखेंगे तो 3 गुणते, c की वैल्यू कितनी आएगी, आई थी, याद है, तो c की वैल्यू आई थी हमारी कितनी, 2 गुणते 3 आई थी, 3, ठीक है। तो लिख दिया c की वैल्यू 3 आई थी हमारी, प्लस d बराबर कितने के, 13 के। यहाँ पे भी 3 3 का 9 प्लस d बराबर 13 के। लिख देंगे पक्षांतर करने पर तो d बराबर कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9 के। 13 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। तो इस तरह से हमें चारों की वैल्यू आसानी से प्राप्त हो गई। a बराबर कितना 1, b बराबर कितना आया था 2 और c बराबर हमारा आया 3 और d बराबर आ गया 4।
ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे इसी तरह से वैल्यू निकली भी है, वही जो स्टेप किया गया है यहाँ पे वही घटाने पर a बराबर 1 आ गया, समीकरण 1 व 2, तो a बराबर मान रख दिया तो इस तरह से आया -के 2 + 3 दोनों में इकट्ठे मान रखवा दिया है जो हमने अलग अलग करवाए थे यहाँ पे। तो b बराबर 2 आ गया, c बराबर 3 आ गया। अब c का मान समीकरण 4 में उठा के रख दिया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है d बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से ये आसानी से हमारी जो वैल्यू थी a b और c d की, ये आसानी से हमारी निकल आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरल था सवाल। चलिए आगे चल लेते हैं। देखिए आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए और 9 देख लीजिए, दोनों ही सरल हैं, कुछ कठिन नहीं है, इसलिए हमने आज एक्सरसाइज पूरी ले ली है क्योंकि सरल है सब। क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है AIJM × N, ये जो सीरियल होता है आव्यूह का सीरियल जो होता है पंक्ति और रो का, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो AIJ बराबर M × N एक वर्ग आव्यूह है यदि, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह से ये लिखा है M, ठीक है, <n, फिर लिखा है M <n, M बराबर n, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह एक वर्ग आव्यूह है, जिस तरह से ये लिखा है M × M, तो लिखा है, हमने लिख दिया कि यह एक वर्ग आव्यूह है। इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, क्योंकि यहाँ बात करी गई है कि ये वर्ग आव्यूह है, और वर्ग सभी लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, अगर वैसे बात करते हैं तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है कि नहीं, और वर्ग आव्यूह होता है तो जब चारों भुजाएं बराबर होगी मतलब रो और कॉलम भी दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है, तो हमने लिख दिया इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी। मतलब m बराबर किससे होगा, n के बराबर होगा। m बराबर किसके होगा, n के होगा। अतः ठीक है, a बराबर इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मान की बात पूछेंगे तो कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा 3rd सही होगा। ठीक है, 3rd विकल्प यहाँ पे सही है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, तो लिखा हुआ है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। हमें देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस तरह से हम तुलना करवा लेंगे और फिर उसको हल करेंगे, वैल्यू हमारी निकल आएगी। लिखा है सबसे पहले इतना लिखा है, फिर लिखा है b ज्ञात करना संभव नहीं है, दूसरे तीसरे में इतना लिखा है और d में इतना लिखा है। तो देखिए चलिए पहले देख लेते हैं सवाल को। वैसे लग रहा है यहाँ पे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, चलते आगे देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं सवाल को पूरा। नीचे पढ़ लेते हैं, तो नीचे क्या लिखा है, यदि 2 आव्यूह बराबर हैं तथा उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, अतः x तथा y के मान प्राप्त करने के लिए हम अवयवों को बराबर कर स्थापित करते हैं समीकरण। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण, लिख लीजिएगा। समीकरण स्थापित करते हैं और फिर उनको सरल करते हैं। तो चलिए समीकरण सबसे पहले स्थापित कर लेते हैं क्वेश्चन का। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, हमने लिख लिया इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया हमने, समान आव्यूह की परिभाषा से तुलना करवा दी, तुलना से हमने ये समीकरण बना लिए। ठीक है, जहाँ पे y की वैल्यू हमको निकली दिखाई पड़ रही है, मतलब समीकरण 2 से अगर हम बात करेंगे तो समीकरण नंबर 2 से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। हल करना सब लोग जानते ही हो, 5 है जो ये 2 है इधर आ जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 आसानी से आ जाएगा। अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3x बराबर 7 क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3x बराबर 7 के -7 के, तो x बराबर -7/3। तो इस तरह से x की वैल्यू भी निकल आई। अगर यहाँ समीकरण नंबर 4 से बात करते हैं, समीकरण नंबर 4 ये हमारा है, यहाँ से बात करते हैं तो x की वैल्यू निकल रही है -2/3। तो मतलब एक x की वैल्यू निकल रही है -7/3 और एक निकल रही है -2/3। तो बताइए कैसे मान संभव हो सकता है, ज्ञात करना कैसे संभव हो सकता है, मतलब इनके मान जो है निकालना संभव नहीं हो सकता। तो वही नीचे लिख दिया गया, जरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंकि एक समय में x का केवल एक मान हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें दो x के मान दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अतः यहाँ x तथा y का वह मान प्राप्त करना संभव नहीं है जिसके लिए प्रदत्त आव्यूह बराबर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो केवल एक ही संभव हो सकती है, दो नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा जो है ये जो इनके वैल्यू निकालनी है वो मान संभव नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा बी। ठीक है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है,
टिक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 बचा है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का आज के, क्वेश्चन नंबर 10। जरा इसको भी पढ़ लीजिए, फिर कल आपको 3.2 पूरी करवाई जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 × 3। ये भी एक वर्गाव्यूह है, क्योंकि दोनों में अवयवों की मतलब स्तंभ और कॉलम दोनों की संख्या बराबर है। लिखा है कोट, ये यहाँ पे कोट लिखा है, लिख लीजिए। कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहा है कि प्रत्येक प्रविष्टि कितनी हो, 0 या 1 हो। ठीक है, तो देखिए भाई 0 या 1 कैसे हो सकती है। अब चलिए, हमारे पास ऑप्शन इतने दिए गए, 27, 18, 81 डी। यहाँ पे सोल्यूशन लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, भाषा लिखेंगे थोड़ी सी। 3 × 3 कोट के अवयव में 9 टोटल अवयव होते हैं, क्योंकि 3 × 3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9, मतलब 9 अवयव होंगे। और प्रत्येक अवयव को 2 तरीकों से चयनित किया जा सकता है, या तो 0, ठीक है, हो सर, और या फिर कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो इस प्रकार सभी स्थान के अवयवों की जो स्थिति होगी, तो हम लिख सकते हैं 2⁹। कितना लिख सकते हैं, 2⁹। जब 2⁹ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूत्र एक पढ़ा था आपने, उपसमुच्चयों की जब भी संख्या निकालनी होती थी, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया था 2⁴n सूत्र लगाना होता था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सूत्र लगा दिया गया 2⁴n का। n बराबर है कितना, हमारे पास 9 है, तो लिख दिया 2⁹9। 2 जब 9 लिखा, तो 2⁹9 करेंगे तो इसका गुणा 2 का गुणा 9 बार करेंगे, कितना आ जाएगा, 512। ठीक है, करके देख लीजिएगा। तो इसे लिख दिया गया तरीकों से चयनित की जा सकती है, लिख दिया गया। अतः अवयवों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 512 होगी। ठीक है, तो यही हमारा जो आंसर है, डी विकल्प यहाँ पे सही है। आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। कल आपको एक्सरसाइज इसमें 3.2 भी पूरी पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, एक ही उसमें, क्योंकि एक एक्सरसाइज अब एक दिन में होगी, क्योंकि कोर्स जल्दी पूरा करवाना है अगस्त तक। ठीक है, तो चलिए यहीं से हमारी जो आज की क्लास होती है वो फिनिश होती है। और आप लोग सब लोग अपना सब्जेक्ट जरूरी पूरा करते रहिए और अच्छे नंबर के लिए मेहनत करते रहिए। आपको भी जो इस बार के बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं, उसी तरह से आपको भी पूरे 100 में 100 मार्क्स लाने हैं मैथ में और हर विषय में।